Hello guys, welcome once again to our YouTube channel एमोस्कार एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे, घर पे मस्ती कर रहे होगे। चलिए, अच्छी बात है, मस्ती के बीच कुछ पढ़ाई भी करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो क्या है मैं आपको बता दूं। वो है गाइज आज पार्ट थ्री ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10th का स्टडी, उसमें आज हम लोग पार्ट 3 स्टडी करने वाले हैं गाइज। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पार्ट 3 मैं हेडिंग ले लेता हूं यहाँ पे। वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट 3 ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर, ओके गाइज। एंड ऑफ कोर्स ये किस स्टैंडर्ड के लिए है यू बेटर नो। तो दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए है ये, ओके। अब हम लोग इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। बट बिफोर दैट थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या सीखा था। तो पार्ट 2 में जो हमने बताया था गाइस आपको, वो बताया था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का डिवीजन। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का डिवीजन कि कौन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन नॉन कन्वेंशनल। और मैंने बताया था क्या, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का डिवीजन, रिन्यूएबल कौन है, नॉन रिन्यूएबल कौन है। और मैंने क्या बताया था, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल में हम लोग इसका यूजेस क्या करते हैं, इसके बारे में एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ये चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, ओके गाइज। तो अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप जाकर के देख सकते हैं। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, वहां से आप चेक कर लो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्लेलिस्ट में जाकर के इसके सारे वीडियोस के अपडेट्स जो हैं उसमें चेक कर सकते हो, ओके गाइज। सो लेट्स कंटिन्यू टू द पार्ट 3 नाउ, ओके। पार्ट 3 में जो हम लोग को पढ़ना है उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ गाइज, ओके। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो पार्ट 3 में हम लोग उसी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इसमें एक तो हमने पढ़ लिया फॉसिल फ्यूल। अब दूसरा हमारा इसमें क्या आता है, तो दूसरा हमारा इसमें आता है जो पार्ट, उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रो पावर एनर्जी, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रो एनर्जी। क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी आप इसको बोल सकते हो गाइस, ओके। तो अब देखो ये क्या है, तो जैसे फॉसिल फ्यूल थे, फॉसिल फ्यूल तो कंप्लीटली हमारा क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फुल्ली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा, है ना। बट ये जो हमारा हाइड्रो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी कन्वेंशनल नहीं है, बट इसको कन्वेंशनल माना गया है क्योंकि हाइड्रो एनर्जी भी, वाटर का भी जो एनर्जी है वो हम लोग एक काफी लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहे हैं। दादा परदादा के जमाने से ही डैम्स हुआ करते थे, काफी पहले अंग्रेज जब रहते थे उसी समय के टाइम से डैम्स वगैरह हुआ करते थे। तो वो डैम वगैरह प्रिपेयर करना, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो एनर्जी। इसी को हम लोग कहते हैं गाइस, ओके। तो व्हाट वी कैन डिफाइन हियर, वी कैन डिफाइन इट एज the energy that produced by the flow of water from dams is called hydro energy, and when it converted into electricity, then it is called hydroelectricity. It is called hydroelectricity, okay guys. So this is the total meaning. मैंने यहाँ पे क्या बताया गाइज कि जैसे वाटर रन कर रहा होगा डैम के आसपास से, डैम जो हम लोग बनाते हैं बड़ा सा इस तरह से बिल्ड करते हैं, है ना। नीचे का बेस मोटा होता है, आप जानते हो क्लास 8 में पढ़ा होगा बेस क्यों मोटा होता है, क्योंकि जो नीचे की ओर प्रेशर आएगा वो हाई प्रेशर रहेगा। तो हाई प्रेशर होने के लिए ये टूटे ना, तो इसलिए नीचे मोटा रहता है वॉल, ऊपर थोड़ा नैरो रहता है। तो इस तरह के होते हैं। अब इस तरह के ये वॉल्स होते हैं, तो इसी में बीच में ओपनिंग्स रहता है, आप जानते हो इस तरह से। अब बीच में ये ओपनिंग्स रहता है ताकि ये पानी जो है कुछ कुछ इधर से पास करके दूसरे साइड जा सके। और इसी ओपनिंग के पास यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ रहता है मोटर का टरबाइन, जिसमें ये ब्लेड्स हैं और ये मोटर है या टरबाइन है, आप ये कह सकते हो। तो जब क्या होगा, जब वाटर यहाँ से फ्लो करके रन करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके विंग्स को स्पिन करेगा। स्पिन करते हुए वाटर इधर जाकर के गिरेगा, दूसरे साइड डैम के दूसरे साइड गिरेगा।
तो जैसे ही इसको स्पिन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। आप जानते हो जनरेटर में ऐसा चीज मैंने पढ़ाया कि अगर हम लोग मोटर के आर्मेचर को, कॉइल को रोटेट करा दे तो वो बदले में हम लोगों को क्या देने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगे देन इट विल बी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड बिफोर दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट नहीं करा रहे हैं तो उसके पहले तक में अब ये पानी का जो फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी के समय इसमें वाटर का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इसमें क्या है, इसमें है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर ओनली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर ओनली, और बाद में ये कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी में, तब इसको क्या कहा गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बाद में हम इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे, पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते हैं। जब तक सिर्फ वाटर का फ्लो है और इस फ्लो से हमें एक एनर्जी मिल रही है तो दैट एनर्जी इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ काइनेटिक होगा। एंड आफ्टर दैट जब उसको काइनेटिक को यूटिलाइज कर लिए टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने में, एंड रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, देन दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तब उसको क्या कहेंगे गाइस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे जनरेट किया जाता है आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यूजेज क्या है इसका भाई, तो यूजेज इसका सिर्फ यही है, एक ओनली एंड वन, क्या यूजेज ऑफ मतलब टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यही इसका यूज है गाइस। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ही हाइड्रो एनर्जी का यूज किया जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा चांसेस नहीं है ना। कई बार ये जब हम लोग को डैम जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसा भी कुछ करते हैं कि जहां से ये माउंटेन जैसा फॉल हो रहा होता है वहां पे भी हम लोग इस तरह की चीजें अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये सपोज माउंटेन टाइप का एरिया था जहां से इधर से वाटर बॉडीज रन करते हुए आया, अब ये नीचे फॉल करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी माउंटेन वाले पार्ट में कहीं से थोड़ा तोड़ उड़ करके किसी तरह यहाँ पे अंदर की ओर एक आर्मेचर कॉइल शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसका ब्लेड्स लगा करके छोड़ देते हैं। तो अब ये जो वाटर इतना ऊंचा से फॉल होगा, ये फॉल होकर के किस पे गिरेगा, इसके ब्लेड पे गिरेगा, तो इसके ब्लेड्स रोटेट हो जाएंगे, एंड जैसे ही रोटेट होंगे तो ये भी क्या करेगा, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देगा। तो इसका जो वायर हम लोग इधर लाए हुए रहेंगे उस वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। तो ये हम लोग को जो वाटरफॉल होता है उससे भी मिल सकता है, जो वाटरफॉल्स हम लोग देखते हैं कई जगह, और हम लोग डैम जो प्रिपेयर करते हैं इससे भी मिल सकता है। तो दो तरीका है, आपको दोनों में से किसी भी तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसका यूजेस मेनली यही है, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इसका फर्दर यूज जो है हम लोग कुछ और भी चीजों में करते हैं, जैसे इसका फर्दर यूज जो हम लोग है वो खेती बाड़ी में करते हैं। खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चर हो गया हमारा, तो एग्रीकल्चर में करते हैं। आप कहोगे एग्रीकल्चर में कैसे, तो बाबू जो वाटर यहाँ स्टोर होगा उस वाटर को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करके हम लोग अगर डिफरेंट गांवों में भेजेंगे, अलग अलग गांवों में भेजेंगे तो वहां सिंचाई का काम हो सकेगा, है ना। तो सिंचाई का काम मतलब इरिगेशन का काम, इरिगेशन समझते ना, सिंचाई नहीं समझते तो इंग्लिश वर्ड इरिगेशन है उसका, तो इरिगेशन का काम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन का काम के पर्पज से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इरिगेशन। ओके, तो दीज आर द बेसिक यूजेज ऑफ द हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी के यही यूजेज हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके भी बारे में बात यह है कि इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्या आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्या आएगा, एंड देन आफ्टर डिसएडवांटेज पे मूव करेंगे। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट क्या होगा, तो पहला एडवांटेज ये होगा कि ये हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ओनली अ सेटअप चार्ज इज एप्लीकेबल। स्टार्टिंग में जो सिर्फ सेटअप चार्ज है वही हमें लगता है, उसके बाद फिर कोई चार्ज नहीं लगता। शुरुआत में ही जितना आपको सेटअप करने में पैसा इन्वेस्ट करना पड़े वो करना पड़ेगा, उसके बाद कोई चार्ज आपको लगता है, नहीं लगता है गाइस। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इसमें जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हम लोग को, और इसमें कोई सेटअप चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है गाइस हम लोग का, तो नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स। ये रिन्यू होने वाला सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये यहाँ से रिन्यू हो सकता है दोबारा से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर इधर रिलीज भी करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एग्जिट भी करेंगे, तब भी ये जो हमारा स्टोरेज है वाटर का ये घटेगा नहीं, क्योंकि इधर जितने भी रेनफॉल्स ये सब होते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको फिर से फुलफिल करके एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया हमारे लिए। तीसरा क्या फायदा है, तीसरा क्या एडवांटेज है गाइस, तो तीसरा एडवांटेज है इट डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन। कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है, हम लोग इसको एकदम इजीली यूज कर सकते हैं, है ना। और चौथा क्या इसका एडवांटेज हो जाएगा इसकी, इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विच इज इजीएस्ट फॉर्म, जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है हमारे यूज करने के लिए, विच इज इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज इजीएस्ट
इजीएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि वंस अगर ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया तब आप इसको चाहे जिस भी एनर्जी में ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ की ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हम लोग को मिलता है। ओके गाइस, और एक यहाँ पे आप एडवांटेज में ये भी डाल सकते हो कि कभी कभी ये एग्रीकल्चर के लिए भी हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप मत भी डालो तो चलेगा। अब डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग इस तरह के डैम्स को प्रिपेयर करके यूज करते हैं तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या आएगा गाइस कि लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज हार्म्ड या हार्स्ट, है ना। एक लार्ज एरिया जो है, बड़ा एरिया जो एग्रीकल्चर का है वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डैम प्रिपेयर करोगे तो किसी एग्रीकल्चर एरिया के आसपास ही ना प्रिपेयर करोगे, तो वहां का एक लार्ज एग्रीकल्चर एरिया बर्बाद हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या होगा गाइस? दूसरा होगा हमारा यहाँ पे लॉस, ये द कॉस्ट ऑफ सेटअप इज हाई। इसका सेटअप करने का कॉस्ट जो होता है स्टार्टिंग में वो काफी हाई होता है। जैसे उतना बड़ा डैम बनवाने में जो खतरा है फिर अलग से वो कि कभी वाटर अगर फ्लो ज्यादा तेजी से आ गया तो जो मजदूर वर्क कर रहे हैं डैम बनाने के लिए वो सब मर सकते हैं। तो कई सारा खतरा भी है और कई सारा यहाँ कॉस्ट भी जो है वो इसका काफी हाई है, सेटअप करने का जो कॉस्ट है अगर इस तरह का डैम कहीं पे बनवाते हैं तो। तीसरा क्या है हमारा यहाँ पे डिसएडवांटेज? तीसरा है डेंजर्ड वाटर लिविंग एनिमल को चाहिए फ्लो ऑफ वाटर, रनिंग वाटर चाहिए, और यहाँ पे हम लोग वाटर को रोक करके रखें, तो रोक करके रखे होंगे तो क्या होगा? वाटर एनिमल ऑफ कोर्स डेडिकेट होगा, तो वाटर एनिमल का डेंजर्ड फॉर्म में आना, है ना, उनके लिए खतरा हो जाना, ये हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है? इट कैन ब्रिंग फ्लड समटाइम। कैसे? देखिए, समटाइम ये फ्लड का भी रीजन बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये देखिए। एक्चुअली जब डैम में पानी एक्सेस होने लगता है, भरने लगता है, तो डैम टूट न जाए इसके डर से डैम को खोल दिया जाता है। अब खोल दिया जाता है तो उस समय कोई लिमिट नहीं देखा जाता है कि गांवों में जो हमने पानी बहाया है वो कितना बहाया है, जितना मन होता है उसको एक्सेसिवली बहा देते हैं, ताकि डैम पे जो प्रेशर पड़ रहा है इधर के हाई वाटर स्टोरेज की वजह से ये प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए वाटर को खुला छोड़ दिया जाता है फ्लो करने के लिए। तो अब यहाँ से ही फ्लो करके गाँव में जाएगा तो वहां फ्लड का रीजन बन जाएगा, है ना। और नहीं छोड़ेगा तब क्या दिक्कत है? तब हो सकता है दिक्कत ये है कि इधर प्रेशर हाई होने के कारण या तो टरबाइन का ब्लेड टूट जाए या तो डैम ही खुद थोड़ा कुछ टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कई सारा रीजन है जिसकी वजह से इसको ओपन करना ही पड़ता है, खोलना ही पड़ता है। खोलेंगे तो इधर के गाँव में कहाँ कहाँ बाढ़ आएगा, क्या आएगा, कुछ आता पता नहीं। तो इट मे बी द रीजन ऑफ द फ्लड का रीजन हो सकता है। ओके, तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके गाइस, सो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रो एनर्जी को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो मेन आते थे, जो काफी पहले से यूज करते आ जा रहा है, उसको तो हमने पढ़ लिया, एक फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में, एक हाइड्रो एनर्जी के फॉर्म में। हाइड्रो एनर्जी को भी काफी पहले से यूज करते आ रहे हैं लोग। ओके, तो वो जो होगा ये प्रॉपर कन्वेंशनल एनर्जी में रखा जा सकता है। अब जो है कुछ ऐसे अपग्रेड्स हैं जिनको हम लोग कन्वेंशनल बना दिए हैं। ओके, आए दिनों हम लोग उसको यूटिलाइज करते 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 उसको कन्वेंशनल टाइप बना दिए, बट वो कन्वेंशनल था नहीं। तो अब उन एनर्जीज को देख लेते हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम अदर अपग्रेडेड कन्वेंशनल एनर्जी, अपग्रेडेड कन्वेंशनल एनर्जीज। ओके, अब इस तरह के कुछ एनर्जीज को हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ अपग्रेड्स मिले हैं हमें एनर्जी में। तो इसके अपग्रेड्स में हमारा क्या है गाइस? तो इसके अपग्रेड में हम लोग को कुछ ऐसे एनर्जीज हैं जैसे जो बायोमास से मिलते हैं, जो हमें विंड एनर्जी से मिलते हैं, जो हमें थर्मल पावर स्टेशन से मिलते हैं। तो दीज आर द अपग्रेड्स। तो इन अपग्रेड्स में भी हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, चलिए, बायोमास का। ओके, तो बायोमास का स्टडी कर लेते हैं। तो बायोमास क्या है? यू बेटर नो कि एक ऐसा एनर्जी जो हम लोग को बायोलॉजिकल इसके वजह से मिलता हो, बायोलॉजिकल कंपोनेंट की वजह से मिलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोमास एनर्जी। तो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट
इज कॉल्ड बायोमास। ओके गाइस, इसको बायोमास कहते हैं। जो बायोलॉजिकल वेस्ट से हम लोग को फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, बायोमास कहेंगे। तो बायोलॉजिकल वेस्ट से फॉर्म होने वाले मतलब क्या, जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट हमारा क्या है, काउ डंग हो गया बायोलॉजिकल वेस्ट। हम लोग जो वेजिटेबल्स वगैरह यूज करते हैं जो सड़ गल जाता है वो वेजिटेबल्स हो गए, है ना। कैसे वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स, मतलब सड़े गले हुए वेजिटेबल्स हो गए। ओके, तो ये सब हो गए। और भी कई तरह के वेस्ट हैं, उन सारे वेस्ट से मिलाकर के जो हमारा एनर्जी बनता है वो क्या कहलाता है, बायोमास एनर्जी। तो हम लोग उस एनर्जी को क्या करते हैं, तो उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे एक तो डायरेक्टली हम लोग उसका क्या करते हैं, तो उसका एक ड्राई फॉसिल टाइप का सब्सटेंस बना देते हैं, ड्राई फॉसिल। जैसे जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में गोईठा बोलते हो, काउ डंग केक बोलते हो, काउ डंग केक, ये बना देते हैं। या फिर हम लोग इसका यूज दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, तो दूसरे फॉर्म में हम लोग इसका यूज कर देते हैं बायोगैस बनाने में। क्या करने में, बायोगैस बनाने में। तो देखो ये जो यूजेज है बाबू, अब ये कैसे है बायोगैस, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जितने भी काउ डंग वगैरह यहाँ पे आपके यूटिलाइज हुए उनको आपको क्या करना होता है, तो उनको आपको एक सिंपल से कंटेनर टाइप में बना के अर्थ के अंदर ऐसे पैक करके रख दिया जाता है। ओके, एक पैकिंग लाइक का स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जाता है और इस पैकिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक पाइप लगा दिया जाता है। पाइप लगा करके इसको रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब ये पाइप से सप्लाई होगा गैसेस और इधर से ये हमारा एंट्री रहेगा। किस चीज के लिए एंट्री, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं उन वेस्टेज को यहाँ पे से प्लेस करने के लिए यहाँ से एंट्री रहेगा गाइस। यहाँ से हम लोग डाल देंगे जितने भी वेस्टेज हैं, तो ये वेस्टेज इसमें आके पड़ जाएगा। अब ये सड़ेगा गलेगा और इधर से फिर हम लोग इसको ओपन करने के लिए रखेंगे, निकालने के लिए रखेंगे कि जब ये वेस्टेज का यूज हो जाए, ये जब सड़ गल जाएगा तो ये कुछ गैसेस बनाएगा और ये गैसेस स्पेशली मीथेन टाइप के गैसेज होंगे, मार्स गैसेज होंगे। तो ये गैस ही यहाँ से रिलीज होकर के जाएगा और ये बायोगैस के फॉर्म में यूज हो जाएगा। किस फॉर्म में यूज हो जाएगा, बायोगैस के फॉर्म में। तो एक तो गैस के फॉर्म में, और ड्राई फॉसिल फ्यूल मतलब आपको बता ही दिया मैंने। जैसे इसमें जो वेजिटेबल वेस्टेज आए हैं, जो हम लोग के पेड़ के लीव्स वगैरह जो फॉल हो जाते हैं जमीन पे, वो सब जो आया, ठीक है, या काउ डंग जो आया, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को इंटरमिक्स करके एक गोईठा जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो एक ड्राई टाइप का, सूखा हुआ टाइप का एक फ्यूल होता है। ओके, और बाद में उसको जला करके यूज करते हैं। तो ये बायोमास हो जाएगा और ये बायोगैस हो जाएगा। इसका यूजेस हम लोग होता है। अब इसमें भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। तो क्या है इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो चलिए पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं गाइस कि इसका एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज इसका भी यही है कि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जैसे आपको काउ डंग है, काउ डंग का क्या कोई चार्ज रहेगा नहीं, गाय है खाना खाएगी तो कुछ गोबर देगी ही देगी, तो उसका थोड़ी कोई चार्ज लगता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। ओनली सेटअप चार्ज इज अप्लीकेबल। जो सेटअप चार्ज है स्टार्टिंग में, जैसे ये जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसी का चार्ज लगेगा, तो ओनली सेटअप चार्ज इज अप्लीकेबल, सेटअप चार्ज ही लगता है। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे गाइस, तो दूसरा इसका हमारा फायदा ये है कि इट कैन यूज इन विलेजेस ऑल्सो। विलेजेस वगैरह में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसको शहरों टाइप में ही बनाए, विलेजेस गांव वगैरह में ही हो जाएगा, है ना। गांव वगैरह में काउ डंग और इजिली भी अवेलेबल हो जाता है, तो वहां से भी बन सकता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा गाइस, तो तीसरा हमारा यहाँ पे इसका एक जो फायदा है वो हमारा ये हो जाएगा, थर्ड, कि इट कैन इम्प्रूव द क्लीननेस ऑफ सोसाइटी। क्लीननेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को क्लीननेस रखने में हेल्प करेगा। जैसे जो काउ डंग इधर उधर रास्तों में इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता है कई बार गायों की वजह से, वो सारे काउ डंग इकट्ठा करके इसमें लाके डाल दिए जाएंगे। तो इसमें लाके डाल दिए जाएंगे तो उस सिटी या फिर वो जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी थोड़ा हमें क्लीन दिखेगा। तो इट कैन इंप्रूव द क्लीननेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्लीननेस इंक्रीज कर देगा। ओके, और इसके गैस जो जनरेट होते हैं वो घर से घर तक पहुंचाया भी जा सकता है। तो इसको घर घर पहुंचा करके इसका यूज भी किया जा सकता है खाना घर बनाने में, कुकिंग करने में एंड सो ऑन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसके डिसएडवांटेजेस को अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो डिसएडवांटेजेस में हमारा जो सबसे पहला डिसएडवांटेज मिलेगा वो ये मिलेगा कि इट प्रोड्यूस मच स्मोक। ये काफी ज्यादा स्मोक प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेकार होता है। मच स्मोक, बहुत ज्यादा, मतलब एज लाइक द फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल्स कोल पेट्रोलियम वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसी तरह। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज गाइस, कि इट कैन बी सेटअप वेयर द एनिमल्स
आर हाईली पेट, जहां एनिमल्स को काफी ज्यादा पाला जाता है, पोसा जाता है, वहीं पर इसको हम लोग सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि वहां एनिमल्स ज्यादा होंगे तो काउ डंग वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा स्मार्ट सिटी अगर हो गया है, कहीं पे शहर बन गया है काफी अच्छा, तो वहां पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, वहां पे ये हम लोगों के लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसका सेटअप जो होगा वो वैसे ही जगहों पे हो जाएगा जहां एनिमल्स वगैरह को ज्यादा पाला पोसा जाता है। मतलब एक तरह से कह लो कि विलेजेस या अपकमिंग टाउन टाइप के एरिया, अपकमिंग टाउन टाइप के एरिया, एकदम जो सिटी हमारा बन गया, स्मार्ट सिटी टाइप का जो जगह बन गया, उन जगहों पे इसको यूज नहीं किया जा सकेगा। तीसरा क्या है गाइज, तो तीसरा है यहाँ पे कि इट गिव वेरी बैड स्मेल व्हेन कंपोज्ड, जब इसको कंपोज्ड किया जा रहा होता है तो ये बहुत खराब तरह का स्मेल देता है, जो खराब तरह का स्मेल हमारे हेल्थ के लिए बेकार है। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन यूज इन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में आप बाबू एक पॉइंट और डाल सकते हो, यहाँ चाहो तो क्या डाल सकते हो कि इट इज फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग मैनुअर्स वगैरह बनाने में। जब इसको निकाल लिया जाता है गैस प्रोड्यूस करने के बाद भी, तब इसका यूज मैनुअर्स या फर्टिलाइजर्स टाइप बनाने में यूज हो जाता है। तो एक यूजेज इसका और है, आप ये यूजेज भी डाल सकते हो भाई चाहो तो। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हो गया, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग बायोमास या बायोगैस यूज करते हैं उसका। तो इस तरह से हमारा जितना भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था वो सारा हमारा फिनिश होता है। तो अब आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बारी। तो लेट्स स्टार्ट द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नाउ। Okay guys, so I'm erasing it and moving to the non-conventional source. So as we are taking the heading the non-conventional source of energy, तो ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे जो लेटेस्टली हम लोग को मिला है और हम लोग इससे न्यू जो है वाकिफ हुए हैं और न्यू इसको यूज करना सीखें। तो हम लोग इसका डेफिनेशन तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि द एनर्जी which is difficult to use but discovered न्यूली, हाल फिलहाल में ही डिस्कवर्ड किया गया, वो नया इसको यूज करना सीख रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे नॉन कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल में जो सबसे पहला एनर्जी का टाइप है गाइस वो क्या है हमारा, वो है हमारा सोलर एनर्जी। क्या है हमारा, सोलर एनर्जी। तो लेट्स सी व्हाट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी होता है क्या, ये देखते हैं। ओके गाइस, तो द एनर्जी दैट obtained from the sunlight is called सोलर एनर्जी। जो सनलाइट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सोलर एनर्जी हो गया। अब सनलाइट के सामने हम लोग क्या करते हैं, एक पैनल जैसा स्ट्रक्चर लगा देते हैं और स्ट्रक्चर लगाने के बाद हम लोग इसको जनरेट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को चाहिए होता है सोलर पैनल, तो इट रिक्वायर्स द सोलर पैनल को ये रिक्वायर करता है। अब ये सोलर पैनल क्या होता है जरा सा इसको समझिए आप। तो सोलर पैनल या सोलर प्लेट एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का मशीन है जो इस तरह के डायग्राम में बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें लिथियम और सीजियम नाम के एलिमेंट्स का ऐसे सी टाइप का स्ट्रक्चर बना करके पुट कर दिया जाता है। अब ये लिथियम और सीजियम नाम का जो एलिमेंट है वो क्या करता है भाई हमारे लिए, तो ये एलिमेंट जो है जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इस तरह के बने हुए होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है हमारे लिए। ठीक है गाइस, और कैसे जनरेट करता है, सनलाइट के पड़ने की वजह से। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है। अब आगे आप समझ सकते हो, है ना, इतना मैंने बना दिया काफी, लाइक दैट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ही होता है और इससे दो वायर्स कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे ही इस पे सनलाइट फॉल करता है, सन का लाइट इस पे आता है, तो इसके अंदर जो सीजियम एटम या जो लिथियम एटम है, इन्हीं दोनों एटम से जनरली बना हुआ था, तो सीजियम या लिथियम जो एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने लगता है। Cs++1 करके दो इलेक्ट्रॉन से देने लगते हैं, या लिथियम Li+1 करके इलेक्ट्रॉन्स देने लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होने लगता है तो ये धीरे धीरे जाकर के यहाँ से
है ना, वायर के थ्रू जाकर के बैटरी में स्टोर हो जाता है और बैटरी हमारा चार्ज अप हो जाता है। या डायरेक्टली भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बल्ब वगैरह ग्लो करने में, जलाने में। तो ये है हमारा सोलर एनर्जी। अब इस सोलर एनर्जी को एक तो यहाँ सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हो गया यूज, तो इसका यूज एक पहला क्या हुआ कि टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा इसका यूज हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्ट कुकिंग वगैरह मेथड में। ओके, डायरेक्ट कुकिंग में, तो डायरेक्ट कुकिंग जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें ये सोलर पैनल नहीं यूज होता है, उसमें यूज होता है सोलर कुकर। क्या यूज होता है गाइस? सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में क्या है हमारा, तो कुकर भी एक ऐसा डिवाइस है, और इस डिवाइस में क्या होता है, तो इस डिवाइस में एक बॉक्स जैसा कंटेनर जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हमारा, ये लाइक दिस, इस तरह का बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में आप क्या करोगे, तो आप अपना जो भी खाना वाला वो बर्तन है उस बर्तन को रख दो जिसमें फूड रखा हुआ है, और क्या होगा, और इसका एक ढक्कन होता है इस तरह का स्टैंड बाई पोजीशन में, तो ये ढक्कन हो गया। अब इसमें भी सनलाइट जैसे ही ये पड़ेगा फॉल होगा, तो ये सारे सनलाइट के सोर्सेस को, सनलाइट के रेज को ये प्रोजेक्ट कर देता है कहाँ पे, फूड पे, है ना, फूड पे ला करके यहाँ प्रोजेक्ट कर देता है। और कुछ तो फूड पे डायरेक्टली भी जा ही रहा है सनलाइट, तो डायरेक्टली भी जा रहा है, तो इस वजह से भी यूज होता है। इसमें पूछा भी जाता है क्वेश्चन गाइस कि ये सोलर वाले पैनल में हम लोग यहाँ पे कौन सा शीशा यूज करते हैं, ये जो शीशा यूज किया जाता है ये कौन सा शीशा होता है, तो इसके बारे में आप बताओगे कि ये कनकेव मिरर का यूज होता है। किसका यूज होता है गाइस? कनकेव मिरर का, क्योंकि कनकेव मिरर की क्वालिटी होती है लाइट को एक जगह फोकस कर देना, तो एक जगह फोकस कर देगा तो ये फूड जो है हीट होने लगेगा, तो ऑफकोर्स कुक हो जाएगा, तो कुक फूड में भी ये यूज होता है, कुकिंग में, तो सोलर कुकर हो गया। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ये देख लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में हमारा क्या आ जाएगा, एडवांटेज में क्या आ जाएगा, है ना, तो ये सब आ जाएगा हमारा। पहला एडवांटेज में क्या, स्मोक फ्री या स्मोकलेस कह सकते हैं, पॉल्यूशन लेस, ये कोई पॉल्यूशन नहीं देता है, तो ये पॉल्यूशन लेस है गाइस। दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा इसका फायदा ये है कि इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का फिर बहुत सारा यूजेज है, तो आप इसका यूजेस कर सकते हो। तीसरा क्या है गाइस यहाँ पे, तीसरा है इट डू नॉट कॉस्ट मच मोर टू सेटअप करने में कोई ज्यादा कॉस्ट इसका नहीं लगता है, कम ही कॉस्ट लगता है, कम ही कॉस्ट में सेट हो जाता है और आराम से फिर आप इसको यूज कर सकते हो। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इसके डिसएडवांटेजेस अब मैं लिखता हूं गाइस, डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज इसके हैं ये सारे, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं। तो पहला डिसएडवांटेज है इसका ये कि इट कांट बी यूज इन एनी सीजन, किसी भी सीजन में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। सनी डे होगा तभी यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हो। दूसरा, इट कांट मेक ऑल काइंड ऑफ फूड, सब तरह का फूड इस पे आप नहीं बना सकते हो, है ना, हर तरह का फूड वगैरह जो आप चाहते हो तलने भूंजने वाला सब बना देना, वो नहीं बनेगा। ओनली बॉईल करने टाइप वाले फूड बनेंगे। कैसे बनेंगे? ओनली बॉईल करने वाले, ओनली बॉईल टाइप फूड बनेगा। जैसे चावल बनाना हो वो पक सकता है क्योंकि वो बॉइलिंग हो करके पकता है एक तरह से, है ना, ये हो गया। तीसरा डिसएडवांटेजेस क्या है गाइस? तो तीसरा डिसएडवांटेजेस है इट कांट बी यूज इजिली या कन्वीनियंटली आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप ठीक है खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इसके लिए आपको वहां खड़ा रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, या जितने भी देर में आपका ये कुक हो जाए फूड उतने देर के लिए, तो आप उतना देर गर्मी में खड़ा रहोगे तो आपका खुद का क्या हालत होगा सोच सकते हो। तो ये कन्वीनियंटली यूज करने लायक नहीं है। या हमारा सोलर पैनल ये भी कन्वीनियंटली यूज करने लायक नहीं है। जिस समय सनलाइट है उस समय तो ठीक है चल रहा है से, तो एनी सीजन में ये यूज नहीं हो सकता है। दूसरा क्या, ये लिथियम एंड सीजियम से जिसे बनता है, इसी में हम सोलर कुकर का भी लिखें, सोलर पैनल का भी, तो पैनल का भी एक डिसएडवांटेज यहाँ ऐड कर ही देता हूँ। तो इसमें जो सीजियम और लिथियम जो हमारा एलिमेंट यूज किया जाता है इसका भंडार कम है। सीजियम एंड लिथियम आर लेस इन स्टॉक में काफी कम है, तो कम है तो उसका ज्यादा यूज भी आप नहीं कर सकते हो, ज्यादा सोलर पैनल्स वगैरह बनाने में यूज भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हो जाएगा हमारा, ठीक है गाइस। और एडवांटेज क्या है ये तो आप देख ही लिए हो। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी सोलर एनर्जी की पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये हमारा यहाँ तक हो गया है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अब नॉन कन्वेंशनल में 2-3 हमारा बच रहा है,
जो क्या क्या बच रहा है हमारा, अगर हम लोग सोलर एनर्जी को स्टडी कर चुके हैं तो सोलर एनर्जी को स्टडी करने के बाद अब हमारा सी एनर्जी मतलब एनर्जी फ्रॉम द ओशियंस बच रहा है, ओशियन थर्मल एनर्जी, सी एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब जो कहते हो, तो एक वो बच रहा है हमारा। दूसरा क्या बच रहा है हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी बच रहा है, ठीक है। और कुछ कंपोनेंट्स की क्या क्या हमारे एनवायरमेंट कंसिक्वेंसेस हैं अगर इन एनर्जीज को हम लोग यूज करते हैं तो इन सब टॉपिक्स के बारे में बच रहा है। तो वो पार्ट 4 वाले वीडियो में जो है मैं एंड कर दूंगा, ठीक है गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।